नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रीफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं भारतीय संसद के और कुछ भागों के बारे में। दरअसल संसद जो अपना भारत का चैप्टर चल रहा है उसका भाग 4 ये है। इससे पहले 3 लेक्चर जो है हम संसद से रिलेटेड बना चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे तो आप जाइए और देखिए, ताकि आपको एक कंटिन्यूटी जो है वो फील होगी। पिछले लेक्चर में जैसे हमने बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, दल बदल वाला कानून है, 10th शेड्यूल जो है, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम महत्वपूर्ण रूप से देखेंगे कि किस प्रकार से भारतीय संसद में सीटें जो है वो रिक्त हो जाती है, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से लोकसभा होती है, उस लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उस अध्यक्ष जो उसका पद है उसकी क्या क्या शर्तें होती हैं, क्या क्या उसकी और उसके रिलेटेड चीज़ें होती हैं, और साथ ही साथ उस अध्यक्ष पद जो है उसकी शक्तियाँ क्या होती है, उसकी आलोचनाएं क्या हैं, ये सब चीज़ें भी इस लेक्चर में हम जानेंगे बड़े ही विस्तार से। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनते हैं, है ना। जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा। हालांकि इसमें मैं आपके लिए क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, बट ये जब एक बार टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि अभी उपाध्यक्ष वाला अगले लेक्चर में आएगा, तब मैं इनके से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है कि भारतीय संसद में सीटें जो है वो किस प्रकार से रिक्त हो सकती हैं, किस किस तरीके से, क्या क्या कंडीशन में भारतीय संसद में सीटें जो है वो रिक्त हो सकती है। पहला हो सकती है त्यागपत्र या मृत्यु, यानी कोई संसद सदस्य है उसकी मृत्यु हो जाए या फिर वो त्यागपत्र दे दें, तो ऐसे स्थिति में उसकी सीट जो है वो खत्म हो जाएगी। खत्म मतलब खाली हो जाती है। अगर यहां पर जो इस्तीफा दिया जाता है वो इस्तीफा स्पीकर के द्वारा अगर उसे मंजूर नहीं किया जाता है ना, स्वीकार नहीं किया जाता है, तो फिर वो सीट जो है वो वैकेंट नहीं होगी। ऐसा हुआ था कर्नाटक मामला जो है, इसके नाम से आप याद रखना, एग्जाम में कहीं लिखना हो तो। कर्नाटक मामले में ऐसा हुआ था कि स्पीकर ने जो है वो जो इस्तीफा था, इस्तीफे को स्वीकार ही नहीं किया था, ये कह करके ये स्वैच्छिक नहीं है या वास्तविक नहीं है, यानी कि किसी के दबाव में आकर किया है। तो कर्नाटक असेंबली के जो स्पीकर थे उन्होंने कह दिया था कि नहीं, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा। चलिए ये हो गया। फिर होता है अनुपस्थिति। अनुपस्थिति के मामले में भी संसद की सीटें जो है वो रिक्त हो सकती है। कैसे अनुपस्थिति? अगर कोई सदस्य 60 दिन तक बिना किसी अनुमति के संसद से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है या उसकी सीट रिक्त हो सकती है। या अब तक किसी की सीट ऐसे वैकेंट हुई है तो अब तक किसी की नहीं हुई है। पर कल के लेक्चर में मैंने बताया था अमृतपाल। कौन बताया था? अमृतपाल। अमृतपाल जो है ये जो है वो चुने गए हैं निर्दलीय। ये क्या चुने गए? निर्दलीय चुने गए हैं, और ये अभी जेल में है। तो जेल में होने की वजह से ये संसद में आ नहीं सकते, और इसकी वजह से इनके ऊपर ये तलवार लटक रही है कि हाँ, इनकी सदस्यता जा सकते हैं। हालांकि इन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि मुझे कम से कम एक बार उपस्थित होने दिया जाए वहां, ताकि मेरी सदस्यता बनी रहे। चलिए फिर और देखिए, तो अयोग्य करार दे दिया जाए, उस मामले में भी संसद की सदस्यता जो है वो समाप्त हो सकती है। अयोग्यता कैसे? जैसे कि दल बदल के आधार पर कोई अयोग्यता हो जाए, वैसी जो है उनमें भी मामले में भी तो आपकी सदस्यता वो जो है चली जाएगी। जैसे दल बदल के मामले में किसी की सदस्यता अगर गई हो तो फिर वो जो है अयोग्य करार दे दिया जाएगा। या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है उसके तहत भी अगर किसी की सदस्यता जाती है तो फिर उसकी सदस्यता भी चली जाएगी और उसकी सीट भी रिक्त हो जाएगी। जैसे राहुल गांधी जी की सदस्यता चली गई थी तो उनकी सीट भी खाली हो गई थी, रिक्त हो गई थी। और कौन से मामले हो सकते हैं अयोग्यता के? जैसे कि न्यायालय जो है यानी कोर्ट ही किसी की सदस्यता को जो है वो शून्य घोषित कर दे, उसके निर्वाचन को शून्य घोषित कर दे कि हाँ, इसका निर्वाचन जो है ये निर्वाचन ही गलत तरीके से हुआ है, तो फिर जो है उसकी सदस्यता चली जाएगी। या फिर उसे सदन से निष्कासित कर दिया जाए, कि बाहर भी निकाल दिया जाए सदन से, कि जो है सदन उसको निष्कासित कर दे, तो उसके द्वारा हो सकता है। महुआ मोइत्रा की सदस्यता ऐसा गई थी, याद रखना। ये टीएमसी सांसद हुआ करती थी, तो इनकी सदस्यता जो है इस प्रकार से गई थी, क्योंकि सदन ने इनको बहिष्कृत कर दिया था, निष्कासित कर दिया था, क्योंकि वो पैसा देके और क्वेश्चन पूछने वाले मामले में दोषी पाई गई थी। चलिए फिर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी के राज्यपाल के पद पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन हो जाता है, तब फिर उसकी सदस्यता चली जाएगी। अगला, कोई योग्य सदस्य व्यक्ति जो है वो संसद के लिए निर्वाचित हो सकता है। कोई अयोग्य व्यक्ति है, मान योग्य नहीं, अयोग्य, कोई व्यक्ति अयोग्य है और वह संसद के लिए निर्वाचित हो गया, तो संविधान में उसे उसके निर्वाचन को शून्य घोषित करने से संबंधित कोई भी प्रावधान नहीं है, याद रखना, संविधान में नहीं है। बट फिर वो कहां से कराया जाएगा? वो कराया जाएगा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के
अनुसार फिर उसे बाहर करा जाएगा, ये आपको याद रखना है। यानी अगर कोई अयोग्य व्यक्ति है, जैसे कि मान लीजिए कि वो दिवालिया घोषित हो चुका है और वो चुन चुन लिया गया है, परंतु बाद में पता लगता है कि ये तो अयोग्य था क्योंकि दिवालिया था, ये नहीं चुना जा सकता था, पर बाद में अगर चुन लिया गया तो अब संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हटा दिया जाए। ये संविधान, ये प्रावधान किसमें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ऐसे प्रावधान किए गए हैं, ये आपको याद रखना। फिर क्या है, न्यायालय जो है वो ऐसा योग्य उम्मीदवार को निर्वाचित होने पर उसके चुनाव को शून्य घोषित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जाओ या हाई कोर्ट में जाओ, वो जो है वो हाई कोर्ट जो है वो उसको जो है वो अयोग्य करार दे सकता है। हालांकि हाई कोर्ट के जो है वो इसकी अपील कहां से की जा सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील भी की जा सकती है। एक एक चीज याद रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। फिर क्या आ जाता है, भारतीय संसद और राज्य विधानमंडल में दोहरी सदस्यता, अगर ऐसी कुछ सदस्यता हो जाए तब भी सदस्यता जो है वो जा सकती है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो है वो एक ही समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, यानी कि राज्यसभा का भी सदस्य हो और लोकसभा का भी सदस्य हो, ऐसा नहीं हो सकता। या तो फिर राज्यसभा का ही हो या तो फिर लोकसभा का ही हो, तो ऐसे एक साथ दोनों सदनों का सदस्य वो नहीं हो सकता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो है 1951, ये क्या कहता है इसके बारे में, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो है 1951 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर दोनों सदनों के लिए एक साथ चुन लिया गया, यानी वो राज्यसभा के लिए चुन लिया गया हो और लोकसभा के लिए भी चुन लिया गया हो, तो 10 दिन के भीतर भीतर उसे ये बताना पड़ेगा कि वो राज्यसभा का सदस्य रहेगा या लोकसभा का सदस्य रहेगा। अगर 10 दिन के भीतर भीतर वो नहीं बता पाता है तो फिर उसकी दोनों सदनों की सदस्यता जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? तो हाँ, माफ कीजिएगा, अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर उसकी राज्यसभा में सदस्यता वो चली जाएगी, दोनों सदनों में नहीं जाएगी, राज्यसभा में चली जाएगी। राज्यसभा में उसकी सीट जो है वो खाली मानी जाएगी। जो उच्च सदन होता ना, हमेशा उस सदन की जो है वो सदस्यता जाएगी। अभी आपको ये कंसेप्ट में बता रहा हूँ, अभी आगे और पता लगेगा आपको ऐसे और किसी की सदस्यता कैसे जाएगी। तो अगर ऐसा हुआ कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में चुन लिया गया, 10 दिन के भीतर भीतर नहीं बताया तो फिर उसकी राज्यसभा की सदस्यता जाएगी। चलिए, दूसरा क्या हो सकता है, एक सदन का वर्तमान सदस्य है और वो फिर दूसरे सदन के लिए भी निर्वाचित हो जाता है, तब पहले वाले सदन में उसकी सदस्यता चली जाएगी। मान लीजिए एक सदस्य है लोकसभा का, वो राज्यसभा का भी सदस्य चुन लिया जाता है, अब उसकी सदस्यता चली जाएगी लोकसभा की। क्यों? क्योंकि इसको चूज करना तो उसने अब खुद स्वीकार किया ना, मतलब ये होते हुए ये बन गया, इसका मतलब इसने इसको अस्वीकार कर दिया, ये इसके पीछे कंसेप्ट ये होता है। तो लोकसभा की सदस्यता उसकी चली जाएगी। और अगर मान लीजिए वो राज्यसभा का सदस्य है और वो लोकसभा का सदस्य बाद में चुन लिया गया, तो अब किसकी सदस्यता जाएगी, अब इसकी सदस्यता जाएगी राज्यसभा की। समझ रहे हैं आप बात? ठीक है, अगला आ जाता है, कोई व्यक्ति सदन में 2 सीटों पर चुनाव लड़ता है, यानी एक व्यक्ति 2 सदनों में, जैसे राहुल गांधी जी जो है वो 2 सदनों पर 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। पीएम मोदी जो है वो भी 2 सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़ा था। तो मान लीजिए दोनों सीटों पर चुन लिया गया, राहुल गांधी जी मान लीजिए दोनों पे चुने गए, पीएम मोदी मान लीजिए दोनों पे चुन लिए गए। अब उन्हें यह बताना होगा कि वो किस एक सीट जो रखेंगे, कि वो रायबरेली वाली सीट रखेंगे कि वायनाड वाली सीट रखेंगे। अब राहुल गांधी ये बताने में असफल हो जाते हैं कि वो कौन सी सीट रखेंगे, तो अब उनकी दोनों सीटें जाएंगी। अब उनकी दोनों सीटें जाएंगी अगर वो ये नहीं बताते हैं कि वो कौन सी वाली सीट रखेंगे। ठीक है, बात याद आ जाएंगी? ठीक है, इस प्रकार और देखें, एक ही व्यक्ति एक ही समय में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य भी नहीं हो सकता, यानी कि वो लोकसभा का भी सदस्य हो और किसी राज्य विधानसभा का भी सदस्य हो, ऐसा नहीं हो सकता, या राज्यसभा का सदस्य हो और किसी विधानसभा का सदस्य हो, ऐसा कभी नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार निर्वाचित हो जाएगा तो संसद में उसकी सीट खाली हो जाएगी। देखना, हमेशा ऊपर वाली सीट जो है खाली होती है, तो उसकी ऊपर वाली सीट खाली हो जाएगी, संसद की सीट। और 14 दिन के भीतर भीतर राज्य विधानमंडल से अगर वो इस्तीफा नहीं देता है, तो यानी 14 दिन के भीतर भीतर वो अगर राज्य विधानमंडल से इस्तीफा दे देगा तो संसद की बची जाएगी। और अगर नहीं देता है तो फिर उसकी संसद वाली सदस्यता जाएगी, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो। समझ में आई? चलिए, अब ये जो संसद के सदस्य होते हैं ये कुछ शपथ लेते हैं और ये कुछ प्रतिज्ञान भी करते हैं। चलिए, संसद के जो सदस्य हैं वे किसी भी सदन के प्रत्येक सदस्य को अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी नियुक्त किया जाता है उसके सामने शपथ लेनी पड़ती है ना। तो शपथ दिलवाने के लिए जो है यहाँ पर एक स्पीकर चुन लिया जाते हैं, प्रोटेम स्पीकर। ये प्रोटेम स्पीकर जो है वो स्पीकर का चुनाव कर लेते हैं और फिर जो है स्पीकर जो है वो यहाँ पर जो है और बाकी सदस्यों को शपथ दिलवा देते हैं राष्ट्रपति की ओर से। राष्ट्रपति की ओर से जो है बाकी के सदस्यों को ये
शपथ दिलवा देते हैं। चलिए, अगर कोई भी सदस्य बिना शपथ के सदन में बैठता है तो फिर उसके ऊपर जुर्माना लगता है। क्या लगेगा? जुर्माना लगेगा अगर वो बिना शपथ के बैठ गया हो। और बिना शपथ के वो कार्यवाही में भाग भी नहीं ले सकता, मतदान भी नहीं कर सकता, है ना, किसी भी बात पर वो मतदान नहीं कर सकता, कार्यवाही में भाग भी नहीं ले सकता, जब तक कि उसने शपथ नहीं ले ली है। और जब तक शपथ नहीं लेगा तब तक कोई विशेषाधिकार भी उसे नहीं मिलेंगे। कोई विशेषाधिकार होते हैं ना संसद के, वो विशेषाधिकार भी उसे नहीं मिलेंगे। ठीक है। हालांकि वो जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं ना, वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अलग से कोई शपथ नहीं लेते हैं, वो सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं, अलग से कोई उनकी शपथ जो है वो नहीं होती है। चलिए आगे जाते हैं। इनका वेतन भत्ता और पेंशन, क्या वेतन भत्ता और पेंशन ये कहां से मिलते हैं? तो संसद के जितने भी सदस्य हैं उनके सदस्यों को वेतन भत्ता सब मिलता है, संसद की ओर से वो निर्धारित किए जाते हैं। चलिए, संविधान में पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, यानी संविधान में पेंशन का प्रावधान नहीं है कि इनको कोई पेंशन मिलेगी, बट संसद ने 1976 से अपने सदस्यों को पेंशन देना शुरू कर दी। 1976 से, इससे पहले इनके सदस्यों को पेंशन नहीं दी जाती थी। चलिए, एक बार कोई सदस्य बन गया तो फिर हमेशा के लिए उसकी पेंशन मिलती रहती है। अगला, ये जो इनके वेतन भत्ते होते हैं, यानी लोकसभा का अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, राज्यसभा का सभापति हो गया, उपसभापति हो गया, इनके जितने भी वेतन भत्ते होते हैं ये संचित निधि पर भारित होते हैं। किस पर? संचित निधि जो होती है भारत की, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसके ऊपर भारित होते हैं। अब आप कहोगे सर भारित होने का मतलब क्या हो? देखिए, संचित निधि से दो प्रकार के व्यय होते हैं, एक होते हैं भारित व्यय, एक होते हैं संचित निधि से किए गए व्यय। भारित व्यय वो वाले व्यय होंगे जिन व्यय के ऊपर संसद में चर्चा नहीं होती, यानी मतदान वगैरह नहीं होता है। इन इन वाले जो भारित जो व्यय होते हैं उनके ऊपर, और जो किए गए व्यय हैं इनके ऊपर जो है यहां पर चर्चा प्लस मतदान किया जाता है संसद में, है ना। तो ये है भारित व्यय, इनके बीच में आप अंतर याद रख लेना। चलिए आगे जाते हैं। फिर है भारतीय संसद के पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं, है ना। पीठासीन अधिकारी के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष आर्टिकल 93 जो आर्टिकल है उसके तहत बताया गया है लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। 93 जो है वो क्या कहता है कि एक तो अध्यक्ष होगा और एक जो है वो उपाध्यक्ष भी होगा। तो लोकसभा है उसका एक अध्यक्ष होगा और एक उसका उपाध्यक्ष भी होगा। भारत के संसद है उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की जो संस्था है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1921 में की गई थी। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार है ना, उसके तहत ये स्थापना की गई थी और बाद में जो है वो वास्तविकता में गठित किया जाता है 1921 में। ये एक्ट्स के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाइए, जो प्लेलिस्ट बनी है अपनी उस प्लेलिस्ट में एक्ट्स मैंने बहुत बढ़िया, शायद पहला ही लेक्चर है इन एक्ट्स के बारे में, सब 1773 से लेकर 1947 तक के एक्ट्स के बारे में मैंने उसमें बता रखा है और बड़े ही डिटेल से बता रखा है। यहां से देखिए क्वेश्चन बनता ही बनता है हर बार। उस टाइम पे 1921 में जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद बना था, उस टाइम पे इनको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कहा जाता था। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इनको कहा जाता था। और इसके पहले प्रेसिडेंट कौन हुआ करते थे? फ्रेडरिक व्हाइट। प्रेसिडेंट कौन थे? फ्रेडरिक व्हाइट। और एसपी सिन्हा, माफ कीजिएगा, सचिदानंद सिन्हा कौन थे? सचिदानंद सिन्हा। ये सचिदानंद सिन्हा जो होते हैं ये होते हैं इसके पहले वाइस प्रेसिडेंट। तो याद रखना, पहले कोई वाइस प्रेसिडेंट होते हैं तो वो कौन होते हैं? सचिदानंद सिन्हा होते हैं। और पहले प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष कौन होते हैं लोकसभा के? तो वो होते हैं फ्रेडरिक व्हाइट। देखना, एक सचिदानंद सिन्हा होता है, एक होता है लॉर्ड एसपी सिन्हा, इनमें कंफ्यूज नहीं करना है। ये सचिदानंद है, ये है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये पहले कोई भारतीय व्यक्ति थे जो ब्रिटिश की सरकार में मंत्री हुआ करते थे। भारत में जो ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी समिति थी, उस कार्यकारी समिति के पहले ये सदस्य हुआ करते थे लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये है सचिदानंद सिन्हा। यह आपको थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर याद रख लेना है। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे अगर हम देखें तो जब देश आज़ाद हो जाता है उसके बाद में पहले अगर लोकसभा के अध्यक्ष हम देखें तो वो होते हैं जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। अक्सर बच्चे शॉर्ट फॉर्म याद करके जाते हैं, तो आप गणेश वासुदेव मावलंकर भी याद करके जाना।
हो सकता है कि एग्जाम में वो गणेश वासुदेव मावलंकर लिख दे, जीवी मावलंकर लिखे ही नहीं। और उसके पहली जो लोकसभा होती है उसके उपाध्यक्ष होते हैं वो होते हैं अनंत शयनम अयंगर। अनंत शयनम अयंगर साहब, ये होते हैं पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष, ये होते हैं, है ना। जीवी मावलंकर जो है वो संविधान सभा के साथ साथ अंतिम संसद में भी अध्यक्ष पद इन्होंने संभाल लिया था। चलिए यहां पर अगर हम देखें, उस समय के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है इनको राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति लिखा है, इसका मतलब है प्रेसिडेंट। इंग्लिश हिंदी अनुवाद करते वक्त ऐसा हो जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट को हिंदी में राष्ट्रपति भी कहते हैं ना। और उपराष्ट्रपति की जगह पे क्या है, यहाँ वाइस प्रेसिडेंट, आप याद रखना, क्योंकि पहले इन्हें वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट कहा जाता था, पर उसके बाद में जो है इनको क्या कहा जाने लग गया, इनको कहा जाने लग गया यहाँ पर स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। क्या, अब अध्यक्ष का मतलब होता है स्पीकर और उपाध्यक्ष का मतलब होता है डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। बाद में अगर हम देखें 1925 के टाइम पे अगर हम देखें तो 1925 में पहले कोई व्यक्ति भारतीय केंद्र सभा के अध्यक्ष, केंद्रीय विधानसभा जो थी यानी कि लोकसभा, उसके पहले कोई भारतीय व्यक्ति अध्यक्ष हुआ करते थे, तो वो थे विट्ठल भाई पटेल, वीजी पटेल। कौन हुआ करते थे ये, सरदार साहब के बड़े भाई, सरदार पटेल जो थे इनके बड़े भाई हुआ करते थे विट्ठल भाई पटेल। तो ये पहले भारतीय जो थे वो थे जो किसी केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। जो सचिदानंद सिन्हा थे वो तो उपाध्यक्ष हुआ करते थे, याद रखना ये वाली बात, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम देखें तो 1935 के अधिनियम ने बाद में इसको अध्यक्ष, ये जो होता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इसकी जगह पर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कर दिया जाता है। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे अगर हम देखें तो भारतीय संसद में अध्यक्ष का चुनाव और उसका कार्यकाल जो है वो किस प्रकार से होता है, कि जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के यानी जो स्पीकर है, इन स्पीकर का चुनाव किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है। तो अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य अपने सदस्यों के बीच में से ही करते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे ही नई लोकसभा चुनी जाएगी तो एक प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। कौन चुना जाता है, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, प्रोटेम स्पीकर वो वाला व्यक्ति होते हैं जो एक अपने यहाँ एक ऐसी परिपाटी है कि जो संसद का सबसे बुजुर्ग सदस्य होगा, जो वरिष्ठ सदस्य होगा, उस वरिष्ठ सदस्य को हम प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं। फिर ये प्रोटेम स्पीकर जो है ये स्पीकर का चुनाव कराता है, स्पीकर का चुनाव कराएगा और स्पीकर को ये शपथ भी दिलवाएगा। फिर स्पीकर जो है सारा काम करते हैं। स्पीकर कौन चुना जाएगा, तो स्पीकर जो है इसके अध्यक्ष की ये जो है इसकी चुनाव की तारीख कौन तय करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और ये प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है, तो प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। देखिए अब जो संसद के सदस्य हैं वो अपने आप में से ही, लोकसभा के सदस्य हैं वो अपने आप में से ही एक जो है उसको स्पीकर चुन लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि सत्ता पक्ष जो होता है उसका ही स्पीकर होता है, क्योंकि उसका ही बहुमत होता है। यदि परिपाटी है कि जो उपाध्यक्ष है डिप्टी स्पीकर है वो होता है विपक्ष से। चलिए 10वीं लोकसभा से ये ऐसी परिपाटी चलनी शुरू हुई थी कि स्पीकर जो है वो इससे होगा और डिप्टी स्पीकर जो है वो विपक्ष से होगा। पर अभी देखिए लोकसभा में कोई डिप्टी स्पीकर शायद नहीं है ना। अब देखिए यहां पर 3 मामले होते हैं, इनमें से एक में अपना पद खाली कर सकता है। ये कब तक रहता है, जब तक लोकसभा रहती है ना उस वक्त तक ये रहता है स्पीकर अपने पद पर। इसका मतलब ये नहीं कि लोकसभा भंग होगी तो ये अपना पद से इस्तीफा दे देगा, नहीं, ये तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि नया आके इसका पद ग्रहण नहीं कर लेता है। ऐसा स्टेटमेंट यूपीएससी बना सकती है। चलिए इससे पहले भी ये जो है अपना पद खाली कर सकता है। एक तो कब, जब वह लोकसभा का सदस्य ही नहीं रहे। जैसे कि आप अभी इस वक्त आप देखें तो जो अपने ओम बिरला हैं, ओम बिरला साहब लोकसभा के सदस्य हैं। अब ये लोकसभा की सदस्यता ही इनके चली जाए तो फिर ये पद पर भी नहीं रहेंगे, ये अध्यक्ष भी नहीं रहेंगे। दूसरा, उपसभापति को यानी जो उपाध्यक्ष हैं, डेप्यूटी स्पीकर है, उनको ये इस्तीफा दे दे कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं रखना चाहता, तो ये इस्तीफा दे देंगे तो क्या सदस्य रहेंगे? हाँ सदस्य तो ये अभी भी रहेंगे। अब ये नॉर्मल सांसद के जैसे काम करेंगे, है ना, समझ रहे बात। अब ये नॉर्मल सांसद के जैसे काम करेंगे, पर अब वो अध्यक्ष नहीं रहेंगे। दूसरा, एक प्रस्ताव पारित कर दिया जाए और उस प्रस्ताव के द्वारा अगर हटा दिया जाए तो भी इनकी सदस्यता जा सकती है। तो प्रस्ताव के द्वारा कैसे हटाया जा सकता है, तो जितने भी सदस्य हैं उस सदस्यों के पूर्ण बहुमत के द्वारा। पूर्ण बहुमत का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए अगर संसद की जो मान लीजिए लोकसभा है उसकी सदस्यता संख्या है 200, तो 200 में से 100 व्यक्ति अगर कह दें तो जो है इनको हटना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात।
यानी पूर्ण बहुमत का मतलब है कि जितने सदस्य हैं उपस्थित और मतदान देने वाले से मतलब नहीं है, जितने सदस्य हैं पूरी टोटल संख्या उसके आधे से एक सदस्य ज्यादा कह दें, यानी 101 कह दें, तो इधर इस मामले में तो उनको हटना पड़ेगा। हालांकि 14 दिन का नोटिस 14 दिन का नोटिस उन्हें पहले दिया जाना चाहिए, उसके बाद ही इन्हें हटाया जा सकता है, ऐसे नहीं हटाया जा सकता है। अब जब कुछ चीजें इसके संबंध में याद रखना, जब अध्यक्ष को याद रखना, अध्यक्ष को जब हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होता है तो फिर वो बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते, फिर लोकसभा की अध्यक्षता नहीं कर सकते। मान लीजिए ओम बिरला साहब है, ओम बिरला के ऊपर अब ये प्रस्ताव चल रहा है, 14 दिन का नोटिस दे दिया और उनको हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, तो अब वो ओम बिरला साहब अध्यक्ष नहीं रहेंगे। पर क्या वो लोकसभा में बैठेंगे? हाँ, अब वो एक सामान्य सदस्य के रूप में बैठेंगे और वो चाहे तो अपनी बात वहां पर रख भी सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं कि नहीं इस बात के ऊपर हुआ, ये गलत बात है, मैंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, अब वो एक सामान्य सदस्य के रूप में वहां पर बैठेंगे। ठीक है, और किसी कहीं पर मत देने का विचार हुआ तो वो मत भी दे सकते हैं, कोई अगर वोटिंग कहीं हो रही है तो फिर वो वोटिंग भी कर सकते हैं। पर याद रखना, जब वो सदस्य नहीं होते हैं, माफ कीजिएगा, जब वो अध्यक्ष होते हैं उस वक्त वो सामान्य स्थिति में वोट जो है वो नहीं करते हैं, निर्णायक मत करते हैं। फिर वो क्या करते हैं? निर्णायक वोट ही देते हैं। यानी मान लीजिए कि टाई हो जाए कि 50 सदस्य इधर हो गए, 50 सदस्य इधर हो गए, तो किसी की बात नहीं हो रही, तब टाई हो जाती है, तब वो सामान्य स्थिति में वोट देते हैं अध्यक्ष। पर अब वो अध्यक्ष पद पर नहीं है, सामान्य सदस्य के तौर पर है, तो जब विचाराधीन होता है उनको हटाने का मामला, तब वो सामान्य सदस्य के तौर पर वोट दे सकते हैं पहली बार में, पर अब फिर वो निर्णायक मत नहीं देंगे। ये वाली कुछ बात याद रखनी है ना। अब एक चीज यहां पर याद रखना ना, ये नोट जो आपको दिख रहा है बांध देना इसको, आप नोट को आप भी गांठ बांध देना कि जब भी लोकसभा भंग हो जाती है तो अध्यक्ष अपना पद खाली नहीं करता है, वो तब तक बना रहेगा जब तक नए निर्वाचित लोकसभा का अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता है, तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। अब ये जो सदस्य संसद के सदस्य हैं, माफ कीजिएगा, जो अध्यक्ष हैं, इन अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है और इनके क्या क्या अधिकार होते हैं ये हम देखेंगे। तो क्या होती है? प्राथमिक जिम्मेदारी इनकी होती है कि ये सदन में व्यवस्था बनाए रखेंगे, शिष्टाचार बनाए रखेंगे और कामकाज किस तरीके से सदन का चलेगा ये बनाए रखेंगे, कार्यवाही सदन की उसको विनियमित करेंगे, है ना। इसके संबंध में उनके पास अंतिम शक्ति होती है, यानी कि सदन में व्यवस्था बनाए रखना, उसकी कार्यवाही चलाना, शिष्टाचार बनाए रखना, सही तरीके से सदन की कार्यवाही चले, ये सब किसकी जिम्मेदारी है? ये अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, स्पीकर की जिम्मेदारी है। और भारत का संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया और जो संचालन नियम है वो, साथ ही साथ संसदीय जो परंपराएं हैं, उन सब का अंतिम व्याख्याकार कौन होता है? वहां पर अंतिम व्याख्याकार होता है स्पीकर। याद रखना, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि अंतिम व्याख्याकार उनका कौन होता है सदन में? स्पीकर ही होता है, वही व्याख्या करेगा और कोई उसकी व्याख्या नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अब और क्या क्या इसके अधिकार होते हैं, क्या क्या करते हैं? देखिए, निर्णायक मत देता है। निर्णायक मत का मतलब क्या हो गया कि टाई हो जाए, कि कुछ सदस्य जो है वो इधर कह दें और कुछ सदस्य जो है इधर कह दें, कि 50-50 हो गया मामला, तो अब जो है ये तो टाई हो गया मामला, तो अब क्या करेंगे? अब निर्णायक मत देंगे अध्यक्ष, जो स्पीकर है वो निर्णायक मत देंगे, तो निर्णायक मत ये देते हैं। पहली बार में मतदान नहीं करते हैं, आपको याद रखना। अगर गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ना, तो गतिरोध की स्थिति को समाप्त करने के लिए ही ये मतदान करते हैं। ये गतिरोध की स्थिति है, ये जो आपको दिख रही है ये गतिरोध की स्थिति है। ठीक है, फिर सदन की जो भी कुल संख्या है उसका 10वां हिस्सा, 1/10 भाग, अगर वो सदन में उपस्थित नहीं है, यानी इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कोरम। याद रखना, इसे क्या कहेंगे? इसे कोरम कहते हैं। तो अगर कोरम की पूर्ति ना हो, गणापूर्ति ना हो, तो फिर ये सदन की जो बैठक है उसे निलंबित भी कर सकते हैं कि देखिए अभी सदस्य तो संख्या इतनी नहीं है, तो अब जो है सदन की कार्रवाई नहीं होगी। मान लीजिए 545 अभी सदस्य संख्या है, तो उसके 10% कितने होगी? 50.5, 54.5, तो आधा आदमी तो कोई होता नहीं है, तो मान लीजिए कि 55। अगर 55 सदस्य जो है वो लोकसभा में नहीं है तो फिर सदन की कार्यवाही नहीं करी जाएगी, ये होता है। अगला, संयुक्त बैठक जो होती है, उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? उसकी अध्यक्षता करेंगे यही स्पीकर साहब। जब दोनों सदनों की यानी कि राज्यसभा प्लस लोकसभा की जब बैठक होती है, संयुक्त बैठक, तो उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? राज्यसभा के सभापति नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। पर याद रखना, अपवाद है इसकी, धन विधेयक के मामले में और संविधान संशोधन मामले में कोई भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है, आपको याद रखना है। एक तो धन विधेयक प्लस एक संविधान संशोधन विधेयक पर कोई भी संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान नहीं है। अगला, और क्या अधिकार इनके पास?
कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी इसको प्रमाणित कौन करता है? इसको प्रमाणित करता है अध्यक्ष, स्पीकर प्रमाणित करता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। वो कह दे कि भैया दिन तो दिन, वो कह दे रात तो रात, यानी वो कह दे कि ये धन विधेयक है तो है, वो कह दे कि नहीं है तो नहीं है, चाहे फिर उसमें धन विधेयक वाली बातें हुई। ऐसा किया गया था, है ना। वो अगर ये अंकित कर दे, प्रमाण पत्र दे दे कि ये धन विधेयक है, तो फिर उसकी बात अंतिम होती है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है ना। अगला अगला आता है 10वीं अनुसूची का मामला जो होता है, कल ही बताया था मैंने, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। 10वीं अनुसूची दल बदल, किससे रिलेटेड है? तो दल बदल, दल बदल से संबंधित है। चलिए, इससे संबंधित कोई भी मामला है तो अयोग्यता का जो निर्धारण है वो कौन करता है? स्पीकर करता है। कल ही बताया था मैंने, स्पीकर करेगा, यहाँ पर सभा अध्यक्ष और वहां पर सभापति करता है। चलिए अगला, जो भारतीय संसदीय समूह होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म, उस पार्लियामेंट्री फॉर्म के पदेन अध्यक्ष के रूप में ये कार्य करता है। पदेन अध्यक्ष का मतलब क्या होता है? पदेन जहां भी लग जाए, इसका मतलब है कि वो किसी पद पर है, इसलिए इसका अध्यक्ष होता है। जो लोकसभा का, यानी कि ओम बिरला है, वो इसके अध्यक्ष होंगे। तो ओम बिरला इसलिए अध्यक्ष होंगे क्योंकि इस पद पर है। किस पद पर है? वो इस पद पर है, लोकसभा के अध्यक्ष पद पर है, इसलिए ये होता है पदेन होना। ठीक है, फिर ये जो है भारत की संसद और विश्व की अन्य संसदों के बीच कड़ी का काम करती है। जो भारतीय संसदीय समूह है वो इसका काम करता है। अगला, जो भी विधायी निकाय हैं, ठीक है, भारत के, उनके पीठासीन अधिकारियों की अगर बैठक हुई, मान लीजिए कि जो विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं की बैठक हुई सारों की देश की, और लोकसभा की बैठक हुई, तो अब इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता स्पीकर साहब ही करेंगे, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे, जो भी संसदीय समितियां हैं, उन संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यही करते हैं। जैसे कि लोक लेखा समिति है, विभागीय समिति है, ये प्राक्कलन समिति है, पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर में। इन समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यही करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। और लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो खुद भी कुछ समितियों के अध्यक्ष होते हैं। जैसे कि कार्य सलाहकार समिति जो है ना, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, उसके अध्यक्ष यही होंगे। नियम समिति जो है उसके अध्यक्ष यही होंगे। और सामान्य प्रयोजन समिति होती है, उसके अध्यक्ष भी स्पीकर ही होते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे आ जाते हैं। फिर अब यहां पर बात आती है कि भारतीय संसद में अध्यक्ष कार्यालय की स्वतंत्रता के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, कि इनका पद जो है वो स्वतंत्र रूप से रहे, इसके लिए क्या उपाय किए गए हैं। तो क्या उपाय किए गए? पहला है, अध्यक्ष की कार्यकाल की सुरक्षा उसे प्रदान की गई है। यानी एक बार वो अध्यक्ष बन गया तो फिर उसे नॉर्मली नहीं हटाया जा सकता, उसे पूर्ण बहुमत के द्वारा ही हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? पूर्ण बहुमत के द्वारा ही हटाया जा सकता। तो पूर्ण बहुमत के द्वारा हटाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि सत्ता पक्ष जो है उसका, सत्ता पक्ष जो है उसका बहुमत होता है, और उसकी वजह से सत्ता पक्ष जो है वो हटाना नहीं चाहता है, तो फिर वो उनको नहीं हटाया जाता है। चलिए फिर क्या होता है, और इनको हटाने के लिए कम से कम, अगर प्रस्ताव ही लाना है तो कम से कम 50 सदस्य जो है, उन 50 सदस्यों के साइन होना उस पर जरूरी है। फिर ब्रिटेन के जो स्पीकर की संस्था है, उस ब्रिटेन के स्पीकर की संस्था से अगर इसकी तुलना करें तो ब्रिटेन के स्पीकर जो होता है वो पूरी तरीके से गैर पार्टी का व्यक्ति हो जाता है। कैसे? जैसे ही कोई सांसद, हाउस ऑफ कॉमन्स जो होता है वहां का, जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, उस हाउस ऑफ कॉमन्स का कोई सदस्य जो है वो स्पीकर बन गया, अब ये क्या करेगा? उस पार्टी से इस्तीफा दे देगा। क्या करेगा? उस पार्टी से, मान लीजिए कंजर्वेटिव पार्टी से तो वो इस्तीफा दे देगा, लिबरल पार्टी से तो उस पार्टी से इस्तीफा दे देगा। क्यों? ताकि वो निष्पक्ष होके जो है वो संसद को चला सके, लोकसभा को, यानी वहां की हाउस ऑफ कॉमन्स को चला सके, इसलिए वो इस्तीफा दे देता है। पर क्या भारत में ऐसा होता है? तो नहीं, भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में इस्तीफा नहीं देता है। भारतीय प्रणाली में जो है ये पूरी तरीके से स्थापित ये नहीं हुआ है। अध्यक्ष पद जो है वो निर्वाचित होने पर पार्टी से की सदस्यता से इस्तीफा नहीं देते हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, हालांकि भारत में एक व्यक्ति हुआ करते थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, आपको उसका नाम बताना, कमेंट बॉक्स में सर्च करना है, हो सकता है कि यूपीएससी पूछ ले इसे ऐसे ही किसी सवाल पर। चलिए अब आ जाते हैं भारतीय संसद में अध्यक्ष की संस्था से जुड़ी क्या क्या चुनौतियां हैं और क्या क्या आलोचनाएं हैं। अब ये जो अध्यक्ष है, इस अध्यक्ष पद की कुछ आलोचनाएं भी होती हैं। पहला तो यह है कि पूर्वाग्रह और पक्षपात की समस्या एक तो यहाँ पर आती है कि पक्षपात करते हैं अध्यक्ष जो होते हैं, वो पक्षपात करते हैं, जिस दल के वो सदस्य होते हैं उसके संबंध में वो पक्षपात करेंगे। तो ऐसा आपने भी, अगर आप लोकसभा वगैरह की कार्रवाई देखेंगे तो आपको नजर आएगा, अभी तो गंभीर रूप से आपको नजर आने लगेगा, आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से जो है अध्यक्ष जो है, चाहे वो अगर विधानसभा में देखें या यहाँ देखें, तो फिर वो महत्वपूर्ण मामलों में, बहुत ज़्यादा मामलों में आपको दिखेगा कि वो पक्षपात करते हैं। अगर
सत्ता पक्ष के कुछ सदस्य बोलना चाहते हैं तो उन्हें पूरी अनुमति दी जाती है, विपक्ष वालों को नहीं दी जाती है। बीच बीच में फिर अध्यक्ष पर खुद ही ज्ञान देने लग जाते हैं, उनका पक्ष, सरकार का पक्ष भी खुद रखने लग जाते हैं। यानी अध्यक्ष और सभापति जो राज्यसभा में, उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि सरकार का वो पक्ष रखें, ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। उनको सिर्फ मॉडरेटर की भूमिका निभानी होती है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे विपक्ष का सांसद तो सरकार जवाब देती है, मगर हो क्या रहा है कि वो स्पीकर और वही जवाब देने लग जाते हैं, ऐसा है ना। तो ये यहाँ पर एक, और देखिए यूपीएससी पॉलिटी में नेगेटिव टोन के क्वेश्चन पूछती है, तो यहाँ से आप डाल सकते हैं। अगला यहाँ पर ये आता है कि अपनी पार्टी के सदस्यत्व की सदस्यता त्यागने की कोई परंपरा यहाँ पर नहीं है। एक तो और इसकी क्या वो हो गई है, इसकी आलोचना क्या है कि जैसे ब्रिटेन में वो पार्टी की सदस्यता त्याग देगा, भारत में ऐसा नहीं होता। वो अपनी पार्टी की सदस्यता नहीं त्यागते, इसलिए उनकी वफादारी अपनी पार्टी से फिर भी बनी रहती है। अपने यहाँ तो ये देखा गया है कि ये इस पद पर जाने से पहले जो है वो मंत्री रहे हैं। जैसे कि अभी एमपी के जो है वहाँ के स्पीकर हैं, वो पहले मंत्री रह चुके हैं, कृषि मंत्री रह चुके हैं। अब वो एमपी की विधानसभा के अध्यक्ष बने पड़े। तो ऐसा होता है, या तो वो स्पीकर बनने से पहले अध्यक्ष रहते हैं, या तो हो सकता है स्पीकर बनने से पहले मंत्री रहे होते हैं, या तो स्पीकर बनने के बाद भी वो मंत्री बन जाते हैं। तो ये सब जो है अपनी यहाँ समस्या है। फिर क्या है, गठबंधन की यहाँ पर चुनौती आ जाती है कि अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने के दौर में लग जाते हैं, जो है अध्यक्ष भी लग जाते हैं, और संसद में व्यवधान भी उत्पन्न होने लग जाता है। जो सदस्य हैं बहुत सारे, वो अपने अपने पक्ष में करने लग जाते हैं, और फिर जो है अध्यक्ष जो होते हैं वो बात को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हैं ना। राजनीतिक दल जो उनकी संख्या खूब ज़्यादा बढ़ गई है, इसके कारण हित, अपने अपने राजनीतिक हित के लिए वो सारा काम करने लगते हैं, और इसलिए जो अनुशासनात्मक शक्तियां हैं अध्यक्ष की, वो भी थोड़ी सी खतरे में यहाँ पर आ गई है। और क्या इससे संबंधित में कमियां हैं और आलोचनाएं हैं? असंसदीय आचरण, यानी जो सदस्य हैं, संसद के सदस्य, वो असंसदीय आचरण यहाँ पर करने लग जाते हैं स्पीकर के होने के बावजूद भी। जैसे आप देखेंगे कि एक रमेश बिधूड़ी, यहाँ के, मैं यहाँ से अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिल्ली में यहीं के थे वो, मेहरौली के आसपास के। तो क्या है कि इन्होंने संसद में कैसा डेरोगेटरी भाषण दिया, कठमुल्ले ये वो ऐसा कुछ उन्होंने कहा, वो कहना भी नहीं चाहिए मुझे, आपको यहाँ पर बताना भी नहीं चाहिए। तो इतना डेरोगेटरी यूज करने के बाद, असंसदीय तरीका इस्तेमाल करने के बाद भी इनके ऊपर स्पीकर ने कोई कार्रवाई नहीं करी। समझ रहे हैं आप बात? तो ये क्या होता है, ये पक्षपात को यहाँ पर दिखाता है। दल बदल विरोधी कानून में भी स्पीकर जो है वो खूब इनकी चर्चा रहती है। जैसे कि अगर देखें कर्नाटक असेंबली को देखें, अरुणाचल प्रदेश असेंबली का देखें, गोवा असेंबली का देखें, तो यहाँ पर खूब ज़्यादा उनके स्पीकर्स ने पक्षपात किया दल बदल में। क्योंकि जो उनकी पार्टी से दूसरी पार्टी में गए उनको तो जल्दी से निष्कासित कर दिया गया, अयोग्य करार दे दिया गया, और जो मान लीजिए विपक्षी पार्टियों से उनकी पार्टी में आ गए तो उनको जो है वो निष्कासित ही नहीं किया गया बहुत दिनों तक, ताकि अगर उनको निष्कासित कर दिया जाएगा तो फिर दोबारा चुनाव होंगे ना, तो ऐसा हो जाएगा। फिर धन विधेयक का निर्धारण करने में भी इनकी जो भूमिका है उसके ऊपर सवाल उठे कि ये क्या करते हैं कि धन विधेयक जो होता है, वो धन विधेयक भले हो ना हो उसको धन विधेयक करार दे देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे कि आधार बिल है, वो आधार बिल जो है, इसमें ये धन विधेयक वाली कोई बात ही नहीं थी, ये कोई सामान्य बिल जैसी कोई बात थी, पर इस बिल को धन विधेयक का करार दे दिया गया, है ना। तो ऐसे फिर क्या है, आगे का रास्ता हम क्या अपना सकते हैं कि आगे की राह, देखिए यहाँ से मेंस में भी क्वेश्चन बन जाए तो आपके लिए मैं ये पूरा बना के ले आया हूँ। तो आगे का रास्ता क्या अपना सकते हैं, यहाँ पर एक तो ये हो जाना चाहिए कि दल बदल वाला जो ये कानून है, इस कानून में अयोग्यता, कौन अयोग्य होगा इसका निर्णय करने का अधिकार या तो किसी तटस्थ बॉडी को दे दिया जाए, या तो कोर्ट्स को दे दिया जाए, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को, या तो फिर उसे प्रेसिडेंट को दे दिया जाए। यानी कि अगर देखें लोकसभा के मामले में प्रेसिडेंट को दे दिया जाए, और राज्यसभा के मामलों में जो वहाँ के गवर्नर होते हैं, गवर्नर को दे दिया जाए। ऐसा कर देना चाहिए, इनके पास ये वाला मामला नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जो गैर पार्टी, किसी पार्टी के सदस्य नहीं है, तो फिर उनको बोलने का बहुत कम टाइम दिया जाता है ना। जैसे कि अभी हम देखें तो निर्दलीय लोग हैं, उनको बहुत कम टाइम मिलता है, क्योंकि पार्टी के अनुसार टाइम निर्धारित होता है। तो फिर क्या होता है कि इस मामले में फिर वो बेचारे बात अपनी रख नहीं पाते। तो इस मामले में ब्रिटिश मॉडल जो उसका अनुसरण किया जाना चाहिए, ब्रिटिश मॉडल में अच्छा खासा उनको टाइम देते हैं। अगला, अध्यक्ष जो है उनको बिना प्रतियोगिता के फिर से इनका निर्वाचन कर लेना चाहिए, जैसा कि ब्रिटेन में होता है। यानी वन से स्पीकर ऑलवेज स्पीकर, यानी एक बार मान लीजिए कि अभी ओम बिरला जी है, अब इनको क्या करना चाहिए, जैसे ये स्पीकर बने इनको बीजेपी से इस्तीफा दे देना चाहिए। फिर क्या हो, अगली बार सब पार्टीज ये कर लें कि अगली बार ओम बिरला जी अगर खड़े होंगे चुनाव में तो इनके विरोध में कोई भी खड़ा नहीं होगा किसी पार्टी से। ऐसा होना चाहिए ताकि वो निष्पक्ष होकर अपना काम कर सकें। नहीं, अगर ऐसा हुआ विजय, अगर वो
निष्पक्ष रूप से नहीं लड़ पाएंगे या निर्विरोध नहीं लड़ पाएंगे, तो फिर क्या होगा, फिर वो किसी पार्टी से ही अपनी सदस्यता बनाए रखेंगे, तो फिर वो उस पार्टी के पक्ष में ही काम करेंगे। ठीक है, और क्या हो सकता है, जो बहस होती है प्रश्नकाल के दौरान, उस काल के दौरान जो है दलीय संख्या के अनुसार समय देने के बजाय, भाई जो दल है उस दल के कितने सदस्य हैं उसके में तो टाइम दिया जा रहा है, इसके साथ साथ कोई अलग शिकायत रखना चाह रहा है कोई सदस्य, तो उसको भी फिर अब जो है वो विशेष रूप से टाइम दिया जाना चाहिए। और क्या होना चाहिए, जो अध्यक्ष हैं वो कोई निर्णय लेते हैं तो उन निर्णय के पीछे तर्क क्या है, उन तर्कों को जनता के सामने रखा जाना चाहिए। समझे, कोई उन्होंने निर्णय लिया, मान लीजिए उन्होंने कह दिया कि हमने आधार जो बिल है इसको हमने धन विधेयक दिया है, धन विधेयक करा दिया, तो अब इसके पीछे तर्क जो है वो जनता के सामने उनको रखना चाहिए। किसी को उन्होंने अयोग्य करार दिया तो फिर, या किसी को अयोग्य करार नहीं दिया तो फिर उनको जनता के सामने पक्ष रखना चाहिए कि हाँ मैंने इस वजह से इनको करार दिया है जल्दी और इसलिए नहीं दिया ये, ताकि फिर क्या होगा, जनता का भरोसा स्पीकर पर बढ़ेगा। और जो मीडिया है उस मीडिया को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी, ताकि जो भी असंसदीय आचरण होता है संसद में, कोई सदस्य करता है या स्पीकर करता है, तो उसके ऊपर फिर दबाव बढ़ पाए, मीडिया उसको ठीक से दिखाए। जैसे कि अब ये बिदुड़ी जी है, इन्होंने संसद में इतना गंदा बोला, सीधा सीधा, मतलब ये तो भारत के लोकतंत्र में ऐसे भाषा का इस्तेमाल कभी हुआ ही नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, किसी देश में नहीं होना चाहिए, ऐसे इन्होंने गंदी भाषा का इस्तेमाल किया। तो मीडिया को फिर उसे उजागर करना चाहिए, मीडिया को भी क्या है कि निष्पक्ष रूप से फिर उजागर करके इसको बताना चाहिए। अगला, सेवानिवृत्त होने के बाद जो अध्यक्ष हैं उनको कोई भी राजनीतिक नियुक्ति नहीं दी जानी चाहिए, है ना, कि वो किसी पार्टी के फिर मंत्री बन जाए या और उनको पद दे दे, ऐसा कोई काम नहीं किया जाना चाहिए, ताकि फिर वो उनको ये लालच नहीं रहेगा ना कि अगर मैं अपनी पार्टी की, जिस पार्टी ने मुझे चुना है उस पार्टी के पक्ष में नहीं बोलूंगा तो मुझे कुछ और नहीं मिलेगा, तो ऐसा उनके साथ नहीं होना चाहिए। फिर ये जो अध्यक्ष का पद है ये कोई उपहार के तौर पर नहीं दिया जाना चाहिए किसी को, क्योंकि वो उपहार के तौर पर दिया जाएगा तो फिर वो जो है अपने उपहार का, एक स्वाभाविक एक व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है कि अगर आप इस कुछ देते हो किसी को तो फिर उसकी भी प्रवृत्ति होगी तो वो भी आपको कुछ देगा, तो ऐसा ही होता है। उपहार के तौर पर अगर किसी को अध्यक्ष का पद दे दिया तो फिर वो भी सरकार के पक्ष में काम करेगा, है ना, अंधाधुंध तरीके से ये इस काम नहीं किया जाना चाहिए। चलिए, तो आज के लेक्चर में इस प्रकार से हमने अध्यक्ष के रूप में सारी चीजें देख ली, किस प्रकार से जो है 1921 से इसकी शुरुआत होती है, और पहले जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। और पहले देखो जो संविधान सभा होते हैं उसके अध्यक्ष भी सच्चिदानंद सिन्हा ही होते हैं, क्योंकि सबसे बुजुर्ग होते हैं, सबसे बुजुर्ग होते हैं। हालांकि बाद में जो है वो राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है, यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन बन गया था। उसके बाद में देखिए विठल भाई जे पटेल जो है वो पहले अध्यक्ष फिर बन जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये तो स्वतंत्रता के बाद में बन ही जाते हैं। फिर हमने देखा था कि अध्यक्ष जो है उस प्रकार किस प्रकार से होता है, तो अध्यक्ष को चुना जाता है, वही सदस्य चुनते हैं। हटाया कैसे जाएगा, तो पूर्ण बहुमत के आधार पर ही इनको हटाया जा सकता है, ऐसे इनको हटाया नहीं जा सकता। फिर इनके कार्य प्लस शक्तियां हमने देख ली कि क्या क्या इनके कार्य हैं, क्या शक्तियां हैं, ये सब हमने देख ली। फिर आलोचनाएं हमने देख ली। यूपीएससी में नेगेटिव टोन जो है, नेगेटिव टोन के क्वेश्चन पूछने की भी प्रथा है, पॉलिटी के मामले में सिर्फ, ज्यादातर मामले में पॉलिटी में ही जो है यूपीएससी नेगेटिव टोन के क्वेश्चन बनाती है। तो आपको ऐसे नेगेटिव टोन वाली चीजें जो मैंने आपको बताई, आगे की राह वगैरह, ये सब आपको याद रख लेना है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और देखना बने, और फिर मैं बताऊंगा कि देखिए मेरी इससे आए हैं और मैं जोर जोर देके बोल रहा हूँ, फिर आप कहोगे कि सर नहीं ऐसा नहीं, तो फिर देखना। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, ज्योग्राफी में पूरा उदाहरण दे चुका हूँ कि पूरी ज्योग्राफी सीरीज से 99% जो है वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए जा सकते थे मेरी सीरीज से, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के, है ना, ये वाली चीज। तो बस आज का लेक्चर कर लेते हैं यही समाप्त। इस लेक्चर की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप भी, आपका कोई भाई बंधु मित्र सका दोस्त हो तो आप चैनल को अवश्य रिकमेंड करें। आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।